हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण एकेडमी। स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, एक अच्छी हेल्थ के साथ होंगे। दोस्तों मैं हूं आपका साइंस एजुकेटर सागर सिन्हा और स्वागत है आपका इस परिवार अरुण एकेडमी में। दोस्तों जैसा मैंने आपको सिलेबस वाली वीडियोस में ऑलरेडी पहले अनाउंस कर दिया था कि 15th से हम लोग क्लास 9th और 10th दोनों के ही वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे शुरू करने वाले हैं आपके टर्म 2 के लिए, क्योंकि टर्म 1 ऑलरेडी ओवर हो गया है। काफ़ी बेहतरीन हम लोगों ने एक तरीके से ओवरव्यूज मिले, फीडबैक्स मिले बच्चों की तरफ से कि काफ़ी अच्छा आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा है और उसी के अनुसार एग्जामिनेशन में हमें प्रश्न देखने को भी मिले। ठीक है, तो ये हमारे लिए भी काफ़ी एक पॉजिटिविटी की बात है, काफ़ी एक मोटिवेशन की बात है कि हाँ जो कंसेप्ट पढ़ाया गया उससे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अलग अलग रीजन वाइज भी अगर मैं बात करूं टर्म 1 की, थोड़ी सी मैं आपको ब्रीफ कर दे रहा हूं क्योंकि टर्म 1 में काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा है बच्चों का। अब देखो टर्म 2 में थोड़ा सा डिले हो गया जस्ट बिकॉज 15 से वीडियो लेक्चर्स अपलोड नहीं हो पा रही थी, जस्ट बिकॉज ड्यू टू माई हेल्थ इश्यूज। ठीक है, तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब थी, आवाज़ बैठी हुई थी बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, अभी भी प्रॉपर तरीके से सही नहीं हुई है, बट स्टिल आई एम मैनेजिंग। एंड आपकी जो वीडियो लेक्चर सीरीज मैंने आपको स्टार्ट में बोला था वो आज से मैं रिज्यूम कर रहा हूँ। आज हम लोग क्लास 10th के जो आपका सबसे पहला चैप्टर है टर्म 2 का, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसको जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे कि कार्बन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, पढ़ने लायक है। ठीक है, हर एक टॉपिक के बारे में मैं आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर करवाते चलूंगा यहाँ पर। तो जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, सबसे पहली बात बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे सो दैट अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो बच्चे ऑलरेडी हमारे परिवार का हिस्सा हैं, जिन्होंने ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइब कर रखा है, जो पहले से जुड़े हैं, उनके लिए तो ऑलरेडी खुशखबरी है कि क्लास 10 के जो वीडियो लेक्चर सीरीज है वो रिज्यूम हो रही है। ठीक है, अब देखो ज़रूरी यह है कि ऑलरेडी आपको ये सारे पीडीएफ फॉर्मेट सब कुछ ऑलरेडी मिल जाएगा, लेकिन मेरी एक पर्सनल गुजारिश है कि जब भी बैठा करो वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमेशा ट्राई करा करो एक नोटबुक एक पेन अपने हमेशा अपने साथ रखो। ठीक है, सो दैट उसका आपको काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा पॉजिटिविटी फील होगी। ठीक है, एक एजुकेशनल माहौल लगेगा एंड आपका पढ़ने का भी मन करेगा। वरना यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट के कंटेंट तो आपको पता ही है कितने सारे हैं, बट कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक स्टडीज़ जो लैक कर रही हैं वो आपको हम लोग कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज से ही शुरुआत करेंगे इस बारे में और इसके रिगार्डिंग भी फ्रीक्वेंटली आपके वीडियो लेक्चर्स मिलते जाएंगे। थोड़ा सा 10th के बच्चों के लिए मैं यहाँ पर रूटीन आपको अनाउंस कर दे रहा हूँ, रूटीन किस तरीके से रहने वाला है। MWF में मैंने 9th के बच्चों के लिए यानी कि 9th की साइंस सीरीज के वीडियोस आपको मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। एंड TTS की अगर बात करी जाए तो इसमें आपने 10th के यानी कि जो बच्चे 10th में अभी, उनकी वीडियो लेक्चर सीरीज मिलने स्टार्ट हो जाएंगी इसी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 10th वालों के लिए, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ये 9th वालों के लिए। दोनों दिन अपना आज मतलब थोड़े टाइम के लिए इसको अल्टरनेट रखेंगे एंड कुछ समय बाद मैं इसको फ्रीक्वेंटली कर दूंगा, यानी कि एक ही दिन में 9th एंड 10th दोनों के वीडियो लेक्चर्स प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे आगे। अब देखो टेलीग्राम चैनल के बारे में मैंने आपको काफ़ी पहले भी जिक्र कर दिया है कि टेलीग्राम चैनल आपको ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने के बाद आपको मिलेगा क्या, तो आपको एक अरुण एकेडमी के नाम पे टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी हमने क्रिएट कर रखा है, ज्वाइन कर लो। आपको यहाँ पर जो भी सेशंस हम लोग यूट्यूब पे करवाते हैं, जो भी फ्री क्लासेस होती हैं, उन सभी की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिल जाती है, पहली बात। दूसरी, जितनी भी हमारी फ्री क्लासेस होती हैं, पर्सनली मेरी जितनी फ्री क्लासेस चलती हैं यूट्यूब पे, उसके रिगार्डिंग में अपडेट्स आपको हमेशा मिलती हैं टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, प्रैक्टिस कंटेंट की अगर बात करी जाए, क्योंकि देखो टर्म 1 में कहीं ना कहीं यही चीज लैक कर रही थी बच्चों के साथ कि उनको एक ह्यूज मात्रा में प्रैक्टिस कंटेंट नहीं मिल पाया। ठीक है, जिसकी वजह से कई बच्चों का ये भी कहना था कि हम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस नहीं करी है, पैटर्न नया है और उसकी वजह से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, टर्म 2 के लिए ऑलरेडी मैंने इस बार एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पर मैं आपको एक चेकलिस्ट या मॉड्यूल जिसे हम कहते हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। चैप्टर वाइज ये मॉड्यूल्स रहेंगे, चेकलिस्ट रहेंगे, यानी कि जब भी हम एक चैप्टर एंड करेंगे इस यूट्यूब क्लासेस में, उसके रिगार्डिंग आपको 20, 25 या 30 क्वेश्चन की एक सीरीज, एक सेट मिल जाएगा PDF फॉर्मेट में। ठीक है, और उस PDF फॉर्मेट को आपको सॉल्व करना है, डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार अगर आपको प्रिंट आउट करवाना आप करवा सकते हैं, आपकी मर्जी है, वरना PDF फॉर्मेट में वो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो चेकलिस्ट की रिक्वायरमेंट भी मैं इसके बारे में आगे भी आपको बताऊंगा कि चेकलिस्ट कैसे अवेलेबल होंगी आगे। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ क्या है, चैप्टर के एंड होने के बाद ही ये चेकलिस्ट अवेलेबल हो पाएगी। ठीक है, अब देखो पर्टिकुलर चैप्टर की अगर बात करी जाए तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या रहने वाले हैं, तो कार्बन कंपाउंड में से सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, कार्बन कंपाउंड में किस प्रकार से होती हैं, वर्सेटाइल नेचर कार्बन का क्या क्या है, होमोलोगस सीरीज क्या क्या है, इनके बारे में चर्चा इस पर्टिकुलर टॉपिक से, इस पर्टिकुलर चैप्टर से करनी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जब मैंने सिलेबस वाली वीडियोस में आपको एक्सप्लेनेशन दिया था,
हर एक सब टॉपिक्स बताए थे कि इस चैप्टर से ये टॉपिक्स महत्वपूर्ण है, वहां पर इस तरीके के टॉपिक्स अवेलेबल थे और यही टॉपिक से आपको एग्जामिनेशन में भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहली बात। दूसरी बात, हम लोग आज बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है, जहां पर मैं आपको इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ बता दूंगा जो भी कार्बन से रिलेटेड है। क्योंकि देखो यार, ये चैप्टर पूरा कार्बन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। कार्बन के ऊपर बेस्ड होने की वजह से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग क्या कार्बन का इंट्रोडक्शन रखेंगे, कार्बन के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी रखेंगे कि हाँ कार्बन क्या है, ठीक है। अब चलते हैं, सबसे पहला अपना प्रश्न जो है यहाँ पर कि व्हाट इज कार्बन, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न इस पर्टिकुलर चैप्टर का तो नाम ही है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और उसके बाद कार्बन क्या क्या होता है कार्बन, ठीक है। तो इस चीज का जो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड उत्तर होता है, बहुत बच्चे कह देंगे कार्बन एक एलिमेंट है, बहुत बच्चे कहेंगे कार्बन एक नॉन मेटल है, बट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किसी के पास भी नहीं होता, ठीक है। अब देखो, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन या उसके बारे में हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहां पर डाल दिया है। आपको इस चीज को स्ट्रेट फॉरवर्ड स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने एक तरीके से नोटबुक में इसी चीज को राइट डाउन कर लेना है। बात समझ में आ रही है? राइट डाउन जरूर कर लेना। एलिमेंट के तौर पे क्या नाम क्या है इसका, कार्बन है, ठीक है। मैंने यहाँ पर डायग्रामेटिक फॉर्म में भी डाल रखा है कि किस प्रकार से आप याद कर सकते हो, और यहाँ पर एक प्रकार से आपको सिस्टमैटिक रिटर्न फॉर्मेट में भी लिखा गया है। एटॉमिक नंबर क्या अपने पास 6 है, एटॉमिक मास 12.0107। देखो ये सभी महत्वपूर्ण है, कार्बन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस की बात करी जाए वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। एटॉमिक मासेस एटॉमिक मास यूनिट में ही महत्वपूर्ण है, पिकोमीटर में याद करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसे आप क्रॉस भी कर सकते हैं, कोई आवश्यकता है नहीं इसमें। डेंसिटी बहुत आवश्यक है कि डेंसिटी क्या होती है बेसिकली कार्बन की, कितने प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, यह आवश्यक है आपके लिए। प्रोटॉन्स हम कैसे निकाल पाते हैं, तो हमें ऑलरेडी पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 6 होता है ना। अब कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होने की वजह से अब हम एटॉमिक नंबर क्या जानते हैं, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आप इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, 12 या 13, तो ये मासेस के अनुसार है। यानी इसमें आपको आइसोटोप्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि मैं आगे आपको चर्चा करूंगा आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स किस लिए हेल्पफुल हैं, क्या नुकसानदेह है, क्या फायदेमंद है, सब कुछ आगे एक्सप्लेनेशन होगा। इस पर्टिकुलर स्लाइड से आपको कार्बन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी है, लिख लेनी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 हो जाएंगे, मैंने आपको अभी बताया है ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ही मिलाकर के एटॉमिक नंबर एक तरीके से निर्माण करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, अब देखो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैसेस के अनुसार, या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हम इसे कहते हैं, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखने आता तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 और 4, ठीक है, ये भी क्या है, कॉन्फ़िगरेशन होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की अगर बात करी जाए, अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या इसमें फॉलो होते हैं, तो -4 से लेकर के -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और +4 तक, इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स कार्बन के होते हैं, अलग अलग कंपाउंड। देखो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जिसके न्यूमरस कंपाउंड बनते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत अधिक मात्रा में कंपाउंड्स बनते हैं कार्बन के। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक एक जो पूरी फैमिली है उसमें कार्बन सबसे महत्वपूर्ण है, कार्बन से बनने वाले कंपाउंड सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा मात्रा में है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करी जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करने की जो एक तरीके से क्षमता होती है, एफिनिटी होती है, दैट इज व्हाट 153.9 किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, 2.55 है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी 11.2। ये तीनों इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसको आप याद कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, इतने ज्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है, ठीक है। बट ये ऊपर की जानकारियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैं आपको देखो दोबारा से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं, ठीक है। एटॉमिक नंबर आपको जरूर याद कर लेना, मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर दे रहा हूं यहाँ पर आपके लिए, मैं आपको थोड़ा सहज होगा। एटॉमिक नंबर आपको याद कर लेना है, एटॉमिक मासेस याद करना है, डेंसिटी याद करनी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स याद करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आइसोटोप्स में आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इतनी सारी बातें आपको कार्बन के बारे में जरूर याद होनी चाहिए, ठीक है। इस याद होने के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं यार, ठीक है। सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको कोई भी भ्रम में नहीं रखूंगा कि अगर आपको कार्बन के बारे में जानकारी नहीं है तो काम चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं काम चलेगा। क्योंकि कंपाउंड्स में जब आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालना आ गया तो कैसे निकालोगे, आपको पता तो होना चाहिए कि रेंज क्या है कार्बन का,
डेंसिटी के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो आपको पता तो होना चाहिए कि क्या रेंज में कार्बन का जो डेंसिटी है वो लाई करता है। बात समझ में आ रही है? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप क्या करो, इस चीज को याद कर लो, लिख लो। अब देखो, कार्बन के बारे में एक और महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। जो कार्बन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बहुत लोगों को नहीं भी पता होती है, इस बारे में जानकारी नहीं होती, बहुत लोगों को पता भी होता है। ये अपना प्लांट्स है एंड दैट इज ह्यूमंस, ये अपने ह्यूमन बॉडी है। अब अगर कार्बन के परसेंटेज की बात करी जाए, है ना, कि हमारे बॉडी में कार्बन का कितना प्रतिशत हमारे बॉडी के एक तरीके से कॉम्पोजिशन में है या एज ए कंस्टिट्यूएंट फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि ह्यूमन बॉडी में जो कार्बन की मात्रा है या जो परसेंटेज है वो 18.5% या ओवरऑल आप 18% याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ह्यूमन बॉडी में कार्बन की जो एक तरीके से प्रतिशत है, 18% में कार्बन हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है। प्लांट्स बॉडी में अगर बात करी जाए तो 45%, 45%। ठीक है। तो प्लांट बॉडी में जो कार्बन एक तरीके से प्रेजेंट होता है वो 45% मात्रा में प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देख लेना एक बारी, क्योंकि इस डायग्राम में आपको अलग अलग एलिमेंट्स के कॉम्पोजिशन के बारे में सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। 65% की अगर बात करी जाए तो आप देख पा रहे होगे कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी में 65% यानी मैक्सिमम, सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे बॉडी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एलिमेंट के तौर पे, है ना। ये सारे क्या है? एलिमेंट्स हैं, है ना। नेक्स्ट अपने क्या कार्बन है जो कि 18% है, आप देख पा रहे होगे। नेक्स्ट हाइड्रोजन है जो कि 10% है, नाइट्रोजन है 3% है, और आपके पास अदर्स जितने भी एलिमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ये सभी क्या है? ये अदर्स में काउंट हो रहे हैं, और ये कुल मिलाकर के आपके 3% मैं इसको काउंट करूंगा। ठीक है, 3%। ठीक है, या लेस देन 1% आप इस तरीके से भी कंसिडर कर सकते हो उसको काउंट करके। ठीक है, यहाँ देखो लेस देन 1% ही है। ठीक है, तो इतने सारे एलिमेंट्स का परसेंटेज या कॉम्पोजिशन हमारी ह्यूमन बॉडी में कुछ इस प्रकार से होता है। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ कार्बन, इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बॉडी में कितने प्रतिशत जो कार्बन है प्रतिशत में वो प्रेजेंट होते हैं। देखो, यहां तक हम लोगों ने कार्बन के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां ले ली, यानी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कार्बन के रिगार्डिंग में। ठीक है, कार्बन के परसेंटेज के बारे में, हमारे ह्यूमन बॉडी हो गया या प्लांट बॉडी हो गया, क्या परसेंटेज है उसकी। कार्बन के जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में हम लोगों ने अभी जो भी उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी ले लिया है। अब देखो, यहाँ पर जरूरी है कि आप प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानो, है ना, कि कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरीके के बॉन्डिंग शो करता है, वैलेंसी किस प्रकार की होती है। ठीक है, या वो कंबाइन किस प्रकार से करता है, यानी कि एक तरीके से कंपाउंड किस प्रकार का बनाता है। इन सभी के बारे में आपको जानकारी लेनी है। अब आगे हम लोग कार्बन के बारे में स्पेसिफिकली भी पढ़ेंगे कि कार्बन एक नॉन मेटल है, एलिमेंट है, किस किस प्रकार से आगे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा, वो आगे हम लोग और डिटेल में भी बात करने वाले हैं। एज ऑफ नाउ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कार्बन के बारे में वो ऑलरेडी हम लोगों ने ले ली। अब देखो, बॉन्डिंग के बारे में अगर बात करेंगे, देखो ये कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं कार्बन के बारे में जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में, बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे तो बॉन्डिंग किस प्रकार का होता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग कार्बन शो करता है। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन के बारे में बात करेंगे तो रीजन कुछ इस प्रकार से है कि अगर आप कार्बन यानी कि cis6, अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखोगे तो हम क्या लिखते हैं? 2 और 4 शेल्स के तौर पर हम ऐसे लिखते हैं, यानी कि K शेल्स और L शेल इस तरीके से इन्वॉल्व होता है इसके एक तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि हियर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इज 4। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इज 4, दैट्स वाई ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, दोनों ही इसके लिए एक फिजिबल कंडीशन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिजिबल कंडीशन क्यों नहीं होगी? जस्ट बिकॉज कि अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन्स इससे निकालने की कोशिश करोगे कार्बन स्ट्रक्चर से या कार्बन के एटॉमिक स्ट्रक्चर से, तो बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाती। अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन इसमें डालने की कोशिश करोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जितना वहां पर एक तरीके से इलेक्ट्रॉन, जिसे हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं, वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो एक फिजिबल एटॉमिक स्ट्रक्चर एक तरीके से नहीं रहने वाला। ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशन, लॉस और गेन वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती कार्बन वाले केस में। तो होता कैसे है, यानी कि कार्बन बॉन्डिंग कैसे करता है, कैसे बॉन्ड बनाता है, कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है?
तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म कंपाउंड और ऑलवेज बॉन्ड आफ्टर द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन क्या करता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कार्बन क्या करेगा? कार्बन अपने जैसे सिमिलर एलिमेंट सिमिलर कंपाउंड्स के साथ मिल करके म्यूचुअल शेयरिंग के बाद अपने कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यहां पर ना तो आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, ना ही आपको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलने वाले हैं। और इसी को हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं या कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। ऐसी बॉन्डिंग जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर के बनी हो उन्हें हम कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। और इस तरीके से बॉन्डिंग से मिलकर के बनने वाले कंपाउंड्स कोवेलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं। लॉस और गेन से मिलकर के बनने वाले कंपाउंड यानी कि एक ऐसे सिचुएशन जहां पर एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके या गेन करने के बाद जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज नोन एज फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक बॉन्डिंग, और उसे हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। बात समझ में आ रही है? आयनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम वैलेंसी के बारे में बात करेंगे। वैलेंसी कैसी होती है कार्बन की? 4 वैलेंसी होती है। अब देखो वैलेंसी के बारे में आपको सबसे जरूरी यहाँ पर यह जानना है कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपका क्विक एक रिवीजन करवा देता हूँ थोड़े से ट्रिक्स के अनुसार। आपको याद होगा जब भी हम लोग मेटल्स की वैलेंसी के बारे में बात करते हैं तो मेटल्स की जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसकी वैलेंसी बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम में 2, 8 और 1 यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है और यही इसकी वैलेंसी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं और दूसरे एलिमेंट्स की, जैसे और दूसरे भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनकी भी अगर बात करी जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ तो इनमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे। एल्यूमिनियम की बात करूं 3 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे। ठीक है, ये सभी क्या है? ये सब वैलेंसीज होती हैं। तो मेटल्स में क्या चीज होता है कि जो भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज टर्म्ड एज वैलेंसीज, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट। बट नॉन मेटल्स का क्या क्राइटेरिया है? नॉन मेटल्स का क्राइटेरिया ये है यहाँ पर बच्चा लोग कि नंबर या वैलेंसी जब हमें कैलकुलेट करते हैं नॉन मेटल्स के लिए तो उसे आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं वैलेंसी काउंट करना चाहता हूँ क्लोरीन का। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, इसको समझना। वैलेंसी ऑफ मैं क्लोरीन का यहाँ पर निकालना चाहता हूँ कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया कि 8 माइनस नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको आपको 8 से घटा देना है। तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में। 8 से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा एंड 1 विल बी व्हाट? 1 विल बी द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन। समझ में आ रही है बात? बुद्धि में जा रही है? ठीक है, अगर मैं वैलेंसी यहाँ पर कार्बन की इसी प्रकार से निकालूं, यानी वैलेंसी ऑफ कार्बन अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या हो जाएगा? 8 माइनस 4 यानी कि 4। तो 4 वाला क्या हो जाएगा? टेट्रावैलेंट। हम जानते हैं इस चीज को, ठीक है, कि जिसकी वैलेंसी 4 है उसे हम टेट्रावैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं या टेट्रावैलेंट एक तरीके से एलिमेंट्स कहते हैं, है ना। तो वैलेंसीज के बारे में आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी कैसे निकालते हैं। मेटल्स के बारे में मैंने बता दिया, मेटल्स की वैलेंसी कैसे काउंट होगी या कैलकुलेट होगी। नॉन मेटल्स के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कैसे आपको कैलकुलेट करना है। बहुत ईजी है यार, समझ के चलोगे भी तो भी काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। अब देखो ये यहाँ पर एक कंबाइनिंग, ये जो एक प्रॉपर्टी है कार्बन की, ये बहुत स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है जो कि इकलौती कार्बन में, और भी कुछ एलिमेंट्स उनमें पाई जाती है बट मैक्सिमम कार्बन में पाई जाती है। ठीक है, देखो कार्बन की जो सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी होती है दैट इज द बेस्ट, दैट इज द मतलब क्या बोलूँ मैं, सबसे ज़बरदस्त प्रॉपर्टी कार्बन की होती है। ये आपस में मिलकर के ही लंबे लंबे चेन के कंपाउंड्स बना सकता है। ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कार्बन की। ठीक है, समझ में नहीं आया? समझ में मैं आपको दोबारा समझाता हूँ इस चीज़ को कि फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन क्या करता है, ये आपस में ही, जैसे देखो लंबे लंबे चेन्स आपने देखे होंगे कार्बन की, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आगे आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे इस तरीके से कार्बन क्या करता है, लंबे लंबे ह्यूज चेन्स वाले कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से लंबे लंबे चेन्स यानी कि सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी, ये खुद ही अपने एटम्स के साथ मिलकर के लंबे लंबे चेन्स, बड़े बड़े कंपाउंड्स बनाने की काबिलियत रखता है। और ये खास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन की ही हो सकती है।
ऐसे ही सिमिलर प्रॉपर्टी आपको दूसरे एलिमेंट में भी देखने को मिलती है एंड उसका नाम है सिलिकॉन, बट वो इतनी ज़्यादा मतलब इस रेंज में नहीं देखने को मिलती। सिलिकॉन भी सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, एग्जिबिट करता है, बट वो इतनी ज़्यादा एक्सटेंट में नहीं करता। मैक्सिमम एक्सटेंट जो शो करता है वो कार्बन शो करता है। कार्बन शोज सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी एट द मैक्सिमम एक्सटेंट। ठीक है, बहुत लंबे लंबे कंपाउंड्स बनाते हैं कार्बन के, आपने सुना भी होगा। ठीक है, काफ़ी बारी आप सुनते हैं ऑक्टेन्स होते हैं। ठीक है, बहुत बारी आप सुनते हैं डेकेन्स होते हैं, डोडेकेन्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लंबे लंबे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन के एटम्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे क्या महत्वपूर्ण जानकारी है, अब देखो। अब हम लोग कार्बन के अकरेंस के बारे में बात करेंगे कि कार्बन है क्या, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। अभी तक तो हम लोगों ने कार्बन की बेसिक प्रॉपर्टीज देखी, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन पाया कहाँ कहाँ जाता है। तो देखो, कार्बन दो प्रकार से पाया जाता है, एक तो अपने फ्री स्टेट में और एक कंबाइंड स्टेट में। बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना, अपने दिमाग में इस चीज़ को बैठाने की कोशिश करना यहीं पर कि फ्री स्टेट में क्या होता है और कंबाइंड स्टेट में क्या होता है। देखो, फ्री स्टेट कहने का क्या मतलब है कि कार्बन के कुछ ऐसे कंपाउंड्स या कार्बन के कुछ ऐसे सैंपल्स के स्टेट्स, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि नेचर में प्रेजेंट है, नेचर में पाए जाते हैं, और वो एक प्रकार से क्या है, बाहर के एटमॉस्फेरिक के साथ इतना ज़्यादा रिएक्शन शो नहीं करते और इसीलिए वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफाइट हो गया, ठीक है, बकमिंस्टर फुलरेन हो गया, डायमंड हो गया। ठीक है, ये तीन ऐसे एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के जो कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, बिल्कुल फ्री। ठीक है, ये होते कार्बन ही है, मतलब इनके अगर बेसिक कॉम्पोजिशन देखा जाए, इनके बेसिक स्ट्रक्चर की कॉम्पोजिशन देखी जाए, जैसे फॉर एग्जांपल डायमंड की बेसिक स्पेसिफिक अगर आप देखोगे कि बेसिक स्ट्रक्चर की कॉम्पोजिशन क्या है, तो कार्बन ही है ये। ठीक है, बट डायमंड क्या है, बहुत एक चमकीला पदार्थ है, काफ़ी खूबसूरत होता है, काफ़ी महंगा होता है। ठीक है, और ये एक फ्री स्टेट में पाए जाने वाला कार्बन का ही एक क्या है, एलोट्रॉप है। ठीक है, एलोट्रॉप्स के बारे में भी मैं आपको आगे जानकारी दे दूंगा, सब कुछ क्लियर कर दूंगा आज ही। लेकिन एज ऑफ नाउ क्या आप अपने दिमाग में रखो कि फ्री स्टेट में कार्बन की तरह पाए जाने वाले जो सब्सटेंसेस हैं, दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरेन। क्लियर है? अब देखो, कंबाइंड स्टेट की अगर बात करी जाए तो कंबाइंड में तो आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि न्यूमरस कंपाउंड है अपने पास कार्बन के। ठीक है, चाहे वो कार्बोनेट्स हो, ठीक है, या और भी जितने भी कंपाउंड्स आप कार्बन के अगर याद कर सकते हैं आप, ठीक है, वो सभी कहीं ना कहीं कंबाइंड स्टेट में होते हैं। यानी कि ऐसे कोई भी कंपाउंड्स जहाँ पे कार्बन इनबिल्ट है, कार्बन है वहाँ पर, तो उस तरीके से कंबाइंड स्टेट में भी कार्बन पाया जाता है अपने इस तरीके से अपने सराउंडिंग्स में। बात समझ में आ रही है? तो कार्बोनेट्स हो गया, और भी प्रकार के दूसरे जितने भी कंपाउंड्स हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइंस हैं, इन सभी में कहीं ना कहीं आपको दिखाई देता है कि कार्बन जो है वो एज अ प्रेजेंट है और कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है, यानी कि कंपाउंड के तौर पे प्रेजेंट है। फ्री स्टेट में क्या हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बकमिंस्टर फुलरेन, ये तीन तरीके से कार्बन जो है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो, नेक्स्ट अपना टॉपिक है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, एंड दैट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्या होता है एलोट्रॉप? तो सबसे पहले तो आपको एलोट्रॉफी समझनी पड़ेगी कि एलोट्रॉप्स एक जो प्रॉपर्टी है वो है क्या। एलोट्रॉप एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें एलिमेंट्स की केमिकल कंपोजिशन तो सेम होती है, बट फिजिकल कंपोजिशन में काफी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। बात समझ में आ रही है? फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज समझो आप, ठीक है, वो अलग होती है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे दो एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं कार्बन के, एंड दैट इज डायमंड, और यहां पर हम लोग बात करेंगे ग्रेफाइट की। देखो, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। डायमंड और ग्रेफाइट की अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करी जाए, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो दोनों क्या है, सिमिलर हैं। दोनों कार्बन से ही मिलकर के बने हुए कंपाउंड्स हैं। इनके बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक कंपोजिशन कार्बन की है। लेकिन अगर मैं इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में काफी डिफरेंसेस हैं। डायमंड एक इंसुलेटर होता है, वेरस ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट एक कंडक्टर के तरीके से बिहेव करता है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो
बट फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। इस तरीके से कंपाउंड को हम लोग एलोट्रॉप्स कहते हैं। एलोट्रॉप्स सिर्फ कार्बन के ही नहीं होते, एलोट्रॉप्स क्या अलग अलग बहुत दूसरे प्रकार के एलिमेंट्स के भी आपको एलोट्रॉप्स देखने को मिलते हैं। बात समझ में आ रही है? अब एलोट्रॉप्स और आइसोटोप्स को आपको बिल्कुल भी क्या करना है, रिलेट नहीं करना है कि आइसोटोप्स और एलोट्रॉप सेम है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जहां पे नीड होगी। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स के बारे में आपको जानकारी मिल गई। डेफिनेशन के तौर पे अगर आपको लिखना है, अगर आपको याद करना है तो आप याद कर सकते हो। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, ये अपना एक डेफिनेशन हो गया, सीधा सा डेफिनेशन है, लिखने के लिए आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो। अब देखो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है कितने, तो आपको अभी मैं शुरुआत से आपको बताते चल रहा हूं। 3 एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा है बकमिंस्टर फुलरेन। ठीक है, डायमंड क्या है, आप देख पा रहे हो कि ये बहुत ही खूबसूरत सा जो पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज डायमंड। ग्रेफाइट, ये काला सा जो पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज ग्रेफाइट। और बकमिंस्टर फुलरेन एक फुटबॉल शेप्ड का आपको ये जो यहाँ पर सब्सटेंस जो पदार्थ दिखाई दे पा रहा है, दैट इज बकमिंस्टर फुलरेन। तो ये अपना क्या हो गया, दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। दे आर हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज और हैविंग कार्बन इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर बट दे आर फिजिकली डिफरेंट। उनके फिजिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस हैं, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस हैं, और इस प्रकार से ये तीनों अलग अलग सब्सटेंसेस की तरह यहाँ पर बिहेव करते हैं। ठीक है, तो बच्चा लोग देखो यहाँ आज की वीडियो लेक्चर में यहीं तक रखेंगे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन तक ही। सारा एक दिन में ही हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, आराम आराम से डिस्कस करते चलेंगे, अभी काफ़ी टाइम है। ठीक है, कल की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में, यानी कि डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेन। इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम कि क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या यूजेज हैं, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस प्रकार से ये लोग बिहेव करते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए स्टे सेफ। वीडियो पसंद आ रही है लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।